वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पार्ट 4 में देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया। पार्ट 1 में हमने देखा रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पार्ट 2 में हमने देखा रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज प्लानिंग। पार्ट 3 में हमने क्या देखा? लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, और वो ये थी कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। 5 पॉइंट्स पढ़े थे हमने। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, वहां पे किस तरीके का लैंड है, कैसे डिटरमाइन किया, 2 फैक्टर से किया, एक तो फिजिकल फैक्टर्स और एक ह्यूमन फैक्टर से। और फिर उससे कुछ फाइंडिंग्स आई, और उन फाइंडिंग्स में क्या क्या पता लगा वो मैंने आपको बताया कि पास्चर लैंड की कमी है, नेट सोन एरिया की कमी है, और कई सारी चीजें सामने है। तो अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की। तो जैसा मैंने अभी तक बताया आपको कि लैंड का अगर मल्टीपल यूज करेंगे तो ही फायदा है। एक पर्टिकुलर लिमिटेड लैंड को मल्टीपल यूज करो तो फायदा नहीं, मगर अगर किसी लैंड पे आप ज्यादा यूज करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन का भी खतरा है। अगर आप उस पर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम पर। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मिल जाएंगे, और जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। तो हमें कई सारे मेजर्स उसके लिए अपनाने होंगे। तो अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो क्या कहते हैं इन लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन किस तरीके का होता है, क्या क्या हम इससे सीख सकते हैं। तो इसमें ये आएगा, वी हैव शेयर्ड अवर लैंड with the past generation and will have to do so with the future generations too. सिंपल है। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. जो हमारी बेसिक 3 नीड्स हैं सर्वाइवल की, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो तीनों चीज हमें लैंड प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराता है? लैंड। तो लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% हमारी नीड्स जो है इनको उनको यही पूरा कर। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. तो इतना ही नहीं, जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज हुई हैं, जो हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं, वो 3 बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए ह्यूमंस ने क्या क्या एक्टिविटीज करी और उनका क्या क्या परिणाम निकला। उसने क्या किया? नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, उन्हें सिर्फ डिग्रेडेशन नहीं किया लैंड का, साथ ही उन्होंने एग्रावेटेड, ज्यादा से ज्यादा किया द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। जैसे कि कई सारी नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे कि साइक्लोन आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं, और भी कई सारी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। तो उन सबको हाई बनाने में किसका रोल है? ह्यूमन एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा रोल है। तो लैंड डिग्रेडेशन के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा हमें अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंड जो है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। जैसे आप सब जानते हैं कि अर्थक्वेक कहां पे आता है? अर्थक्वेक लैंड पे आता है ना। अब लैंड की क्वालिटी ही खराब है, और हमारा जो नेचर का बैलेंस है वो उस क्वालिटी के कम होने की वजह से बिगड़ जाता है। और कई तरीके की जो रेज हैं, जो हम ज्योग्राफी में आगे देखेंगे कि कई कई तरीके की रेज होती हैं जो अर्थक्वेक के लिए जिम्मेदार होती है। उस अर्थक्वेक की वजह से हमें काफी ज्यादा डैमेज होता है, तो उसे हम फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट की देन है। मगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लैंड को डिग्रेडेशन से बचाना होगा। तो अगर पूछा जाए कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, तो यही है कि लैंड जो है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, और ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अपनी 3 नीड्स को पूरी करने के लिए लैंड को डिग्रेड करती जा रही है, और जिसकी वजह से हमें नेचुरल फोर्सेस की जो तबाही है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफोरेस्टेशन, मतलब कि जो जंगल हैं उनको काटा जा रहा है,
ओवर ग्रेजिंग, जो घासेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। तो जो घासेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। माइनिंग, जो हमारी माइंस हैं वहां पे सबसे ज्यादा वर्कलोड है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। एंड क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। जो हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीजें होती है, इसके कारण जो लैंड है वो डिग्रेड किया जा रहा है, और हर बार लैंड जो है वो डिग्रेड होता ही जा रहा है, उसे कम कोई कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन करना ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके लिए हमें लैंड डिग्रेडेशन करना पड़ता है। मगर उस लैंड डिग्रेडेशन के हमारे शॉर्ट टर्म में तो कोई लॉस नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लॉस, फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा लॉस है। अब जैसे थर्ड पॉइंट है, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। तो ओवरबर्डनिंग कैसे हो रही है कि हमारी माइनिंग जो है, एक बार माइनिंग हो गई उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। अब इस छोड़ने से क्या हो गया? डीप स्कार्स आ गए, ट्रेसेस हो गई, ओवरबर्डनिंग हो गई। क्योंकि माइनिंग करने के बाद जो पॉल्यूशन है वो उस वजह से बढ़ गया, जो लैंड है वो डिग्रेड कर गई। और क्यों? और वो इस वजह से हुआ क्योंकि माइनिंग साइट्स को अच्छी तरह क्लोज नहीं किया, उन्हें खाली छोड़ दिया गया। और कई तरीके के एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, तो माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। मान लो कई जगह पे हमें कुछ ऐसी चीजें मिली जो रेयर है, और वहां पे जंगल है, तो आप उस जंगल को काट देंगे उस रेयर मिनरल को निकालने के लिए। तो एक बार जंगल कटा तो उसके बाद वही वेजिटेशन दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, फॉरेस्ट कट जाता है रेयर मिनरल्स के लिए। तो इसने क्या कॉज किया है? हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। सीवियर, आपने सुना होगा पॉल्यूशन जो है दिल्ली में सीवियर से नीचे जा रहा है, सीवियर से ऊपर जा रहा है, तो मतलब जो सबसे कम है उससे भी कम होता जा रहा है। पॉल्यूशन का लेवल जो है हाई से हाई बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन सीवियर हो गया है, तो मतलब लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे सीवियर हो चुका है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। कि आप ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, ग्रेजिंग जो है करनी जरूरी है, मानते हैं, मगर आपने हद से ज्यादा कर दी तो उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन होगा। हर चीज अगर हम उसे उसकी नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो सही है, और मगर अगर हमने उसे अपनी नीड से ज्यादा करने की कोशिश करी तो उसका डिग्रेडेशन होगा ही होगा। और कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्काइलिनिटी इन द सोइल। आगे हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ये सारी चीजें आएंगी, मगर यहाँ पे मेन चीज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फुलफिल हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे। ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज्यादा हुआ बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, वहां पे सोलर पंप्स थे, इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी थी। मगर उन्होंने भी क्या किया, इरिगेशन तो करना चाहिए मगर उन्होंने ओवर इरिगेशन कर दिया, तो आज के टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। उनके शॉर्ट टर्म के गोल्स फुलफिल हो गए, ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, मगर लॉन्ग टर्म में क्या हुआ? लॉन्ग टर्म में फेलियर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि ओवर इरिगेशन करने की वजह से वहां पे जो सॉइल है वो सलाइन हो गई, और एक बार सॉइल सलाइन हो जाए तो उसको दोबारा से क्वालिटी में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसमें अल्काइन जम जाती है। आपने सुना होगा कि अल्काइन हो जाती है। अल्काइन का मतलब कुछ ऐसी ऐसी बैक्टीरियाज हैं जो वहां पे लग जाती है, उन बैक्टीरियाज को निकालने के लिए फिर हमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स है उनको भी क्वालिटी खराब हो जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोस्फियर। जैसे कि हमारे कई सारी फैक्ट्रीज है, माइंस है, इनसे डस्ट निकलता है,
तो उन सब से भी हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब होता है. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड. इसका मतलब ये है कि जो वाटर जो जमीन के अंदर तक जाना चाहिए वो जाता नहीं है, वो ऊपर ही रह जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ सैलिनिटी. उसकी वजह से हमारा जो लैंड है उसका मॉइस्चर कम होता जा रहा है. आपने सुना होगा लैंड जो हमारा अंडर वाटर लैंड है, अंडर जो हमारा लैंड है उसके अंदर जो वाटर है उसकी कमी होती जा रही है, उसका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है. उसका मेन कारण क्या है? हम ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, हमारा लैंड सैलाइन होता जा रहा है. तो इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से या इंडस्ट्रीज की वजह से हमें सबसे ज्यादा लैंड और वाटर का पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है. तो ये है हमारा लैंड डिग्रेडेशन. तो इस तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन होता जा रहा है. राजस्थान में ये एग्जांपल मैंने देखे और यहाँ पे डेफिनेशन. अगर आपको 5 मार्क्स से पूछता है कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, हाउ यू डिफाइन लैंड डिग्रेडेशन, तो आपके लिए डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स भी जरूरी है. ये यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ एग्जाम्पल्स है, डेफिनेशन सिर्फ ये. ठीक है. अब लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है. अब लैंड डिग्रेडेशन होने के बाद हमें इसका कंजर्वेशन के बारे में बात करनी है. लैंड डिग्रेडेशन तो हो गया, अब इसके कंजर्वेशन के लिए क्या मेजर्स लें? हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया. तो देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. क्या है वो वेज? हमने यहाँ पे 3 वेज स्टडी करना है. फर्स्ट वेज क्या है? अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रासिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट. जैसा कि मैंने बताया, अफॉरेस्टेशन करना होगा, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे. प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा हर ग्रेजिंग लैंड का, तो भाई ग्रेजिंग जो करनी है वो प्रॉपर करनी होगी और पेड़ पौधे लगाने होंगे. तो हमने डिफॉरेस्टेशन देखा लैंड डिग्रेडेशन में, तो उसका उल्टा अफॉरेस्टेशन, पेड़ ज्यादा लगाओ. पहले पेड़ काट रहे थे तो पेड़ लगा लो. तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि आप पेड़ सबसे ज्यादा लगाएं. अगर इंडस्ट्रीज कहीं पे केमिकल्स की वजह से कुछ नुकसान दे रही है तो उनको ये बोला गया कि आप पेड़ लगाइए. आपने जितने पेड़ काटे हैं उतने ही लगाइए. सेकेंड, क्या सॉल्यूशन दिया गया कि प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया. एरिड एरियाज क्या होते हैं? आप सब जानते हैं एरिड एरियाज क्यों होते हैं? एरिड एरियाज होते हैं सूखे एरिया, जहां पे पानी नहीं है. अब जहां पे पानी नहीं है वहां पे क्रॉप कैसे ग्रो होगी? तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल करना पड़ेगा हमें स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को यूज करना होगा. हमें कुछ ऐसे मेथड्स करने होंगे टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज. जो एरिड एरियाज हैं जो पहले से ही डिग्रेड हो चुके हैं उन्हें और डिग्रेड ना करें, और जो डिग्रेड नहीं हुए उन्हें एरिड एरियाज में कन्वर्ट ना करें, मतलब सूखे एरियाज में कन्वर्ट ना करें. उसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी होगी. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, हमें शेल्टर बनाने होंगे. जो प्लांट्स हैं उनके लिए शेल्टर इस तरीके से बनाने होंगे कि वो पॉल्यूशन से बच पाए, और कंट्रोल और स्टेबलाइजेशन रखना पड़ेगा. तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन कि पहले तो पेड़ पौधे लगा लो और पेड़ पौधे लगाने के बाद कंट्रोल करो, कुछ शेल्टर्स बनाओ, उन्हें प्रोवाइड करो ताकि वो बच सके, उनमें मिनरल्स आ सके. अब थर्ड सॉल्यूशन, proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluent and waste after treatment can reduce land water degradation in industrial and suburban area. तो proper management of wasteland और कंट्रोल करने से माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्चार्ज करना पड़ेगा, डिस्पोजल करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का जो निकलते हैं हमारे, जैसे कि सल्फर हो गया या फिर ऑक्साइड हो गया, इससे कई सारे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन हो गया. तो इन सब पे हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, इनको डिस्पोज करना पड़ेगा. वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड, जो हमारा वेस्टेबल मटेरियल उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, उसको भी रीयूज करना पड़ेगा. वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा. तो ये 3 है जो हमारे सॉल्यूशंस हैं. ये 3 सॉल्यूशंस आपको याद रखना है. फर्स्ट, अफॉरेस्टेशन,
सेकंड कंट्रोल रखना पड़ेगा, एंड थर्ड प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है। अब हमारा आता है सॉइल के बारे में। तो अभी हमने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ लिया और लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए वो भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि लैंड के अंदर सॉइल है, वो सॉइल किस तरीके की है। सॉइल भी एक रिसोर्स है, लैंड एक रिसोर्स है, तो उसके अंदर जो सॉइल है वो भी एक रिसोर्स है। तो सॉइल किस तरीके से एक रिसोर्स है वो इसमें हम स्टडी करेंगे, सॉइल एज रिसोर्स। तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये रिन्यूएबल है, क्यों? क्योंकि इसे अपन रिप्रोड्यूस कर सकते, इससे अपन कुछ ना कुछ रिप्रोड्यूस कर सकते। और ये सबसे बड़ी बात तो ये कि ये नेचुरल रिसोर्स, हमारा लैंड जो है उसमें सॉइल है, नेचुरल रिसोर्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, मीन्स नेचुरल रिसोर्स। So it is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. तो ये कई सारे, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि सॉइल में लाइफ नहीं होती है, मगर सॉइल लाइफ प्रोवाइड करता है। जो हम फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने कि सॉइल में लाइफ नहीं होती मगर सॉइल लाइफ प्रोवाइड करता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको, जो अर्थ में होते हैं, उनको ये लाइफ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है उनकी ग्रोथ को। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, लाइफ देता है, ये लाइफ है नहीं मगर देता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ये हम आगे देखने वाले हैं। यहां पे मैंने आपको 4 चीजें बताई, ये सॉइल के टाइप्स हैं। टॉप पे ये है, फिर मीडियम में, फिर और कम, फिर और कम। इस तरीके से सॉइल की एक लेयर्स बन जाती है। अब अगर हम देखें तो रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये जो सॉइल बनती है उसके अंदर कई सारे बैक्टीरियाज, कई सारे वेजिटेशन, कई सारे क्लाइमेट जो है वो होता ही होता है। रॉक्स होते हैं, पेरेंट्स रॉक्स होते हैं, बेड रॉक्स होते हैं, मॉइस्चर होता है। तो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल किसी एक तरीके से नहीं बनती, रिवर उसके ऊपर से निकलेगी, एयर उसके ऊपर से जाएगी, जो रॉक्स हैं वो उस पे से निकलेंगे, उसके अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, कई सारे केमिकल्स जो है रिएक्ट करेंगे, तो इन सब से मिलकर सॉइल बनती है। सॉइल का कंपोजिशन किसी एक चीज से होता नहीं, कई सारी चीजें मिलकर सॉइल बनती है। सॉइल में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic material. Organic material और inorganic material भी इसमें होता है। ठीक है, तो सॉइल जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सॉइल, हाउ यू डिफाइन सॉइल एज अ रिसोर्स, तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताना होगा कि सॉइल जो है सबसे पहले तो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ में होते हैं। और थर्ड पॉइंट आएगा कि इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। और फोर्थ पॉइंट आएगा, इसमें ये बेड रॉक्स, क्लाइमेट और ये है। आपको ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इसके बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर्स, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स पे, ये टॉप सॉइल है हमारी, फिर उसके ये बाद की सॉइल, फिर उसके बाद की सॉइल, फिर उसके बाद की सॉइल, सब सॉइल। इस तरीके से
अंदर अलग अलग तरीके की कैटेगरीज बनी हुई है जिसमें सॉइल होती है, कहीं पेरेंट रॉक्स होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें क्लासिफाइड किया गया। टॉप सॉइल, जैसे ये टॉप सॉइल में ही ह्यूमस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें सॉइल में पता लगती है। तो सॉइल का समझने में आया सबको। सॉइल की डेफिनेशन 4 कीवर्ड्स में आपको बतानी है, और उसके बाद सॉइल में आपको बस ये बताना है कि इस तरीके की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। उसे ऊपर वाली को टॉप सॉइल कहते हैं, और उसके बाद जो सॉइल है उसकी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ह्यूमस है, उसके बाद सब सॉइल आ जाता है, और अनवेदर्ड सॉइल जिसपे वेदर का कोई यूज हो ही नहीं सकता। ऊपर तो हमें सारा वेदर जो है सॉइल को प्रभावित करता है, बट अंदर कुछ भी प्रभावित नहीं करता। अंदर जो मिनरल्स हैं उनको ऊपर की एयर कुछ नहीं कर सकती, वो ऊपर से सिर्फ नीचे धीरे धीरे नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल? तो किस तरीके से सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं, ये है हमारा इंडिया का मैप। इससे हम देखेंगे कि किस तरीके के सॉइल के क्लासिफिकेशन। तो इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर्स, जो रिलीफ दे सकते हैं हम। लैंड रिफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलीम्स, वेजिटेशन टाइप्स, these have contributed in development of various types of soils। तो लैंड फॉर्म्स हो गए, क्लाइमेटिक थिंग्स हो गई, वेजिटेशन टाइप्स हो गए, उसके बेसिस पे कई तरीके की सॉइल्स होती हैं। फर्स्ट सॉइल, अभी हम ये सॉइल्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल। सेकंड ब्लैक सॉइल। थर्ड रेड येलो सॉइल, लेटरेटिक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। और यहां पे आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि क्या क्या है। फॉरेस्ट सॉइल ग्रीन कलर में है, एलुवियल सॉइल इस कलर में, रेड एंड येलो सॉइल इस कलर में, ये रीजन में मिलती है। ब्लैक सॉइल इस कलर में, लेटरेटिक सॉइल इस कलर में, और एरिड सॉइल इस कलर में, ठीक है। तो इस मैप को आपको याद रखना है, इससे आपको रीजन का पता लगेगा। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी, बट इससे आपको क्या पता लगेगा कि कौन कौन सी रीजन में कौन कौन सी सॉइल मिलती है, ये उसमें डिटेल में लिया हुआ है। बट आपको इस ग्राफ में ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज कहां पे मिलती है। जैसे कि एरिड सॉइल है, तो एरिड सॉइल आपको यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कहीं एरिड नहीं है, सिर्फ राजस्थान गुजरात के साइड पे थोड़ा बहुत। तो उससे एक आइडिया लग गया कि भाई एरिड का तो ज्यादा पार्ट है ही नहीं, एरिड का तो यही पार्ट है। तो एक हमारा एरिड सॉइल तो वैसे ही अलग होगी, भाई राजस्थान और गुजरात में थोड़ा पार्ट मिलता है। और पार्ट्स हम आगे स्टडी करेंगे, बट ये आपको माइंड मैप की तरह यूज करेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट और माउंटेन्स है, वो सिर्फ इसी पार्ट में मिलते हैं और हमारे इसमें मिलते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें हम इन सॉइल्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इस तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करते हैं। तो एलुवियल सॉइल फर्स्ट क्या आती है? एलुवियल सॉइल। तो क्या हम इन सबको आज पढ़ेंगे? नहीं, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल। ये जो 3 सॉइल्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट सॉइल एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल कहां पे मिलती है? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एलुवियल सॉइल ये आपको बताया गया है, एलुवियल सॉइल यहाँ पे मिलती है। ये क्या है? कोस्टल एरिया आ गया, और ये हमारा प्लेन एरिया है, और ये यहाँ पे आसाम का कुछ एरिया। तो यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल मिलती है, ये ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये जो है मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज्यादा जो स्प्रेड दिख रही है वो ये दिख रही है आफ्टर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है और ये जो एलुवियल सॉइल है, ये दोनों ही सबसे ज्यादा है। हमें एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे दिख रही है, कोस्ट में और सेंट्रल में। तो in fact the entire northern plains are made of alluvial soil। जैसे मैंने आपको बताया अभी यूपी वाला प्लेन सारा। तो these have been deposited by 3 important Himalayan river systems।
द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कैसे? इंडस कहां पे है? इंडस इधर जाती है क्योंकि इंडस की तरफ, और गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ये हुआ हमारा एलुवियल का लैंड। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, नैरो कॉरिडोर में साइड में से निकलती है। एलुवियल सॉइल इज also found in eastern coastal plains, particularly in deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. कैसे? वो इस मैप से हम देखते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी जो रिवर्स हैं वो इस साइड में होती है। तो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी हो गई, महानदी रिवर हो गई जो हमारी उड़ीसा में है। तो वो छोटे छोटे एरियाज में हमें वो मिलती है सॉइल मिलती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसी रिवर्स उन सॉइल में से जाती है। ठीक है। अब द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। क्ले आप सब जानते होंगे, एक स्पंज के टाइप का होता है क्ले। आपने सुना होगा क्ले के जो है मूर्तियां बनाई जाती है, तो उस तरीके की सॉइल होती है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, soil particles appear somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope. The soils are covers. Such soils are more common in predominant plains such as Duras, Chos and Tarai. तो आपने तराई रीजन के बारे में पढ़ा होगा। वैसे ही दुरास और चोज रीजन होते हैं। ये तीन तरीके के रीजन में ये एलुवियल सॉइल मिलती है। तराई रीजन में क्या है, बहुत ज्यादा लॉगिंग हो जाती है वाटर, मतलब वाटर जो है लॉगिंग की तरह जम जाता है उसमें। आपने देखा होगा कहीं भी तराई करनी होती है तो हम सब पानी का छिड़काव करते हैं, वहां पे पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस तरीके की ये रीजन होते हैं। आप सब जानते हैं यूपी इन सब में खेती ज्यादा होती है, तो उस साइड में एलुवियल सॉइल होती है, तो वहां पे वाटर के लिए तराई करी जाती है। इस तरीके की चीजें की जाए ताकि वाटर जो है वहां पे कंजर्व होकर रखा है, और इस सॉइल का उसमें ही यूज होता है। तो ये तो हो गई हमारी एलुवियल सॉइल की डेफिनेशन कि कहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है और किन किन चीजों में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। दुआस, चौस एंड तराई, ये तीन रीजन्स में ये मिलती है, तीन तरीके से मिलती है। ठीक। अब यहाँ पे एलुवियल सॉइल में मैंने आपको दो चीजें बताई, ये खादर और ये बांगर। देखते हैं क्या है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial. तो ये जो हमारा बांगर है ये ओल्ड एलुवियल है, और ये जो खादर है वो क्या है, न्यू एलुवियल सोइल। तो आज के टाइम पे हमने इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया एज के मुताबिक, कि भाई ये हमारे पुराने एज में मिलती थी और ये हमें नए एज में मिल रही है। तो पुराने एज की भी आज है और नए एज की भी आज है, दोनों ही एलुवियल है, बट उनका कैटेगराइजेशन कर दिया, एक को बोल दिया बांगर, एक को बोल दिया खादर। ठीक है। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। तो जो बांगर सॉइल है वहां पे जो कंकर नोड्यूल्स है वो हाई है खादर से। तो जैसा आपको इसमें डायग्राम में या फिर जो ये आपको पिक्चर दी हुई है इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बांगर और खादर में ये डिफरेंस है कि बांगर में जो है कंकर ज्यादा है, क्योंकि ओल्ड एज का है और ये न्यू एज है। तो न्यू एज में इतने कंकर नहीं है जितने इसमें, तो यहाँ पे कंकर नोड्यूल्स ज्यादा है। ये आपको पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है कि बांगर में कंकर ज्यादा है नोड्यूल्स के और खादर में कम है। ये दोनों ही सॉइल्स है एलुवियल सॉइल according to their age. It has more fine particles and is more fertile than the बांगर। और इतना ही नहीं, ये जो खादर है ना, जैसा मैंने आपको बताया इसमें कंकड़ ज्यादा है। बांगर में क्या है,
कंकड़ ज्यादा है, तो खादर जो है वो ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। जहां पे कंकड़ ज्यादा है, जहां पे सूखा ज्यादा होगा, वहीं पे कंकड़ ज्यादा होंगे। तो इस वजह से जो ये हमारी खादर है वो तो फर्टाइल होगी ही होगी कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं होगी, बट कंपेयर करें तो ये ज्यादा फर्टाइल होगी। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, और अगर इसे होल की तरफ से देखें तो ये पूरी फर्टाइल है, मगर कंपैरिजन में देखें तो ये ज्यादा फर्टाइल। क्यों? क्योंकि नई एज की और ये ओल्ड एज की। मोस्टली these soils contain adequate portion of potash, phosphoric acid, limestone, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat, other cereal and plus crops. Pulse means जो हमारी दालें होती है उन्हें हम कहते हैं पल्सेस, तो वो यहाँ पे उगाई जा सकती है। पैडी सीड्स उगाई जा सकती है, चावल उगाए जा सकते हैं, शुगर केन गन्ना उगाया जा सकता है, गेहूं उगाया जा सकता है, सीरियल्स उगाए जा सकते हैं। जिसे हमारे ओट्स आपने देखे होंगे, वो ओट्स भी यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ ऑल एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉल्यूटेड। जैसे हमारा यूपी है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्टाइल जमीन है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा है, इसी वजह से वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहां पे खेती सबसे ज्यादा होती है और उन्हें इसी वजह से उस लैंड पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो ये जो भागर है, जहां पे कंकर है, इसे भी हम अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो ये भी इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है। यहाँ पे भी हम आराम से कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलुवियल सॉइल। इसके दो एज के टाइप हैं, जिसे हमने पहले वाले में पढ़ा था टाइप्स प्लेन्स के। तो मोर कॉमन इन प्रीडोमिनेंट प्लेन्स, तो ये प्लेन्स हैं, दुरास, चौस एंड तराई, ये सारे प्लेन रीजन। और अगर हम एज के बेसिस पे देखें तो ये खादर और भागर। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ब्लैक सॉइल। तो अभी तक हमने एलुवियल सॉइल पढ़ लिया, अब ब्लैक सॉइल कहां पे मिलती है। तो ब्लैक सॉइल कहां पे मिलती है? तो ब्लैक सॉइल जो है ब्लैक सॉइल हमें, ये देखिए इस वाले एरिया में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल चूंकि इस एरिया में मिलती है, ये हमारा बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो इस वजह से हम जो ये ब्लैक सॉइल है उसे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल है उसे स्टडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कम से कम 5-10 मिनट्स लगेंगे, और इसके लिए हम इसे नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो कि इस रीजन में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल से हम ब्लैक सॉइल, येलो, लेटरेटिक, एरिड और फॉरेस्ट, ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।